तो यहाँ पर बेटा देखिए, यहाँ पर सुनिए, तो यहाँ पर बेटा ये क्या है जरा सुनिएगा। न्यूक्लियर फोर्स बेटा ये जो है कोहेसिव फोर्स की तरह बिहेव करता है, जिसमें क्या होता है, एक ऐसा डिस्टेंस जहाँ पर न्यूक्लियॉन्स के बीच में न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगता है, उस सेपरेशन से ज़्यादा रहता है तो न्यूक्लियर फोर्स लगता है और अट्रैक्टिव लगता है। जनरली ये सेपरेशन नहीं आ पाता है, इसलिए में अट्रैक्टिव नेचर का लगता रहता है। लेकिन अगर किसी कारणवश न्यूक्लियस अगर कंप्रेस होने लगे, सिकुड़ने लगे, कॉन्ट्रैक्ट होने लगे, तो फिर एक टाइम के बाद ये सेपरेशन अचीव होगा और उससे और कम सेपरेशन होगा तो न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव नेचर का। बट दिस इज अ वेरी स्पेशल केस, इसलिए जनरली बोलते हैं अट्रैक्टिव नेचर का। जनरली जो सेपरेशन मिले इसके बाद वाले मिलेंगे, और ये वो सेपरेशन है जहां पर न्यूक्लियर फोर्स सबसे बड़ा लगता है, मैक्सिमम। ये वो सेपरेशन है जहां देखिए फोर्स माइनस में, अट्रैक्टिव नेचर में बहुत स्ट्रांग है। और डिस्टेंस अगर हम बढ़ाते गए तो न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव है लेकिन मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है, सेपरेशन बढ़ता जा रहा है, मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है। और 10⁻⁻15 से जैसे ही -14 पे गए पर 4 0 हो गया। ये पैरेलल का मतलब हो गया 10⁻⁻15 बढ़ते बढ़ते 10⁻⁻14 आएगा और 0 हो जाएगा। तो ये बेसिकली न्यूक्लियर फोर्स इस तरह से चेंज होता है डिस्टेंस के साथ। यहां पर बेटा एक बात ये सुनिएगा ध्यान से कि हर फोर्स के साथ एनर्जी एसोसिएट होती है। तो यहां जो एनर्जी होती है ना एनर्जी, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में तो 4 0 है। स्प्रिंग को कंप्रेस कर देते हैं, यानी दोनों तरफ जो ब्लॉक है उनके बीच का डिस्टेंस और कम कर देते हैं। बीच में स्प्रिंग है, ब्लॉक से डिस्टेंस कम होगा, स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, रिपल्सिव खींच देते हैं दोनों ब्लॉक को। तो बीच में जो स्प्रिंग है, ये डायग्राम दिमाग में रखना, ये 2 ब्लॉक और स्प्रिंग द्वारा कनेक्ट हैं ऐसे। अब खींचेंगे तो नेचुरल लेंथ से बढ़ रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, तो अट्रैक्टिव नेचर का लगेगा। और यहाँ पे इसमें एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक फोर्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक फोर्स में मैग्नेटिक एनर्जी। उसी तरह यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी, अगर मुझे कहेगा कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी होगी तो यस होगी, 2 मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड हैं, तो बताइए न्यूक्लियर एनर्जी कितनी होगी। हमें फॉर्मूला नहीं पढ़ना है बल्कि उसका वेरिएशन देखना है कि एनर्जी का, जैसे फोर्स का डिस्टेंस के अनुसार वेरिएशन इस प्रकार का है, तो एनर्जी का डिस्टेंस के साथ वेरिएशन बिल्कुल एनसीईआरटी में ये वाला ग्राफ दिया, एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ दिया है। ये न्यूक्लियर एनर्जी है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, फोर्स वाला ग्राफ नहीं दिया, न्यूक्लियर एनर्जी वाला ग्राफ दिया है। और देखिए ये ग्राफ ऐसा बनाया है, बिल्कुल लाइक दिस। और एक बात और बताता हूं, ये न्यूक्लियर एनर्जी है। अगर ये सेपरेशन R0 है जहां पे फोर्स 0 है, तो यहां पर जो बेटा ये सेपरेशन होगा जहां फोर्स 0 होगा, क्योंकि स्लोप 0 होगा। हमने वर्क और एनर्जी मैकेनिक्स में एक बार पढ़ा था, F बराबर माइनस के du/dr। तो U और R वाला जब ग्राफ होता है बेटा, U और R का जब ग्राफ होता है तो du/dr कहलाता है स्लोप, du/dr कहलाता है स्लोप। और स्लोप के लिए हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। देखिए इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो फोर्स इज 0। तो देखिए यहां पर फोर्स 0 है, ठीक है ना। तो अगर ये R0 है तो ये वो डिस्टेंस है जहां पर फोर्स 0 है, यानी यहां R0 है तो यहां पर जो है R0 यहां दिखाएंगे। फिर R0 से आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए एनर्जी कैसे वेरी कर रहा है, एनर्जी कम होता जा रहा, माइनस में ये कम है, यानी बाउंडिंग जो आपस में वो कम होता जा रहा है, फोर्स कम हो रहा है, तो एनर्जी माइनस में ही है, मतलब बाउंडेड है न्यूक्लियॉन्स बाउंडेड है लेकिन माइनस में कम है, मतलब थोड़ा लेस इंटरेक्टिव है। और थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा है और लेस इंटरेक्टिव हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी और का ग्राफ आपके एनसीईआरटी में बनाया गया है, देखिए मिलाइए जरा, और ये डिस्टेंस बताना है जरा कितना है ये। अच्छा छोड़िए, ये लिख लीजिए, डेटा हम लोग को नहीं पूछता है, लिख लीजिए बेटा। ये 100 दे रखा है, नीचे वाला 100, ये वाला -100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। चाचा बातें नहीं करो यार, जरूरी है यार, ये सब पढ़ लो यार। जिस दिन सवाल पूछेगा उस दिन लगेगा हाँ सर ने पढ़ाया था बड़ी मेहनत से, हम ही वो बेवकूफ़ पे पढ़े नहीं ठीक से।
अच्छा, चारों बेंच के बच्चे इतने बेवकूफ़ हैं, उन्हें सॉरी बोल के भी काम करा जा सकता था। इतने बेवकूफ़ हैं यार, तो सॉरी बोल करके काम कर सकते हैं, लेकिन उनको लगा कि चलो मौका मिला है मौका मिला। अच्छा, बाहर जाएंगे तो पूछेंगे क्यों भाई बाहर क्यों? अरे सर ने निकाल दिया है, चलो भाई कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा। जल्दी कृपया। भैया बातें नहीं, और डेराइव भी नहीं हुआ यार, इसलिए तो मैं बोल रहा था इतने सारे लॉ मिटाएं। देखिए बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनिए प्लीज, ध्यान से मेरी बात सुनिए। देखिए सुनिए सुनिए, कितना नंबर पॉइंट होगा बेटा? देखिए, अच्छा सुनिए प्लीज, बोल लूं? अच्छा देखिए, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है बेटा, अरे कैसे हंस रहा है बे देखिए, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, मेरी बात सुनिएगा, बोलूं? न्यूक्लियर फोर्स में बेटा होता क्या है कि ये दो न्यूक्लियॉन के बीच में लगता है, लेकिन दो न्यूक्लियॉन के बीच में लगेगा, लेकिन कभी भी दोनों न्यूक्लियॉन को मिलाने वाले लाइन के लॉन्ग नहीं लगेगा। मतलब न्यूक्लियर फोर्स इज अ नॉन सेंट्रल फोर्स। नॉन सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है ये सुनो। जैसे सेंट्रल फोर्स, कभी भी दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, यानी इन्वर्स स्क्वायर लॉ ओबे होता है। और जो चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो दोनों को मिलाने वाले लाइन के लॉन्ग लगता है। इसलिए हम बोलते हैं, जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो सर यहाँ पे बोलते हैं सर ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स में दो बातें बोलते हैं, एक मिलाने वाले लाइन के लॉन्ग लग रहा, दूसरा इन्वर्स स्क्वायर लॉ ओबे हो रहा है। अब जैसे दो मास है, दो मास है, अब इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, और फोर्स जो होता है वो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन बेटा दो न्यूक्लियॉन के बीच में लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं है। मतलब अगर बोले इन्वर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है तो बोलते हैं नहीं। अलोंग द लाइन लगेगा नहीं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स इज अ नॉन सेंट्रल फोर्स। लिखेगा, इट इज अ नॉन सेंट्रल फोर्स, इट इज अ नॉन सेंट्रल फोर्स, it is a non-central force because it does not obey, it is a non-central force because it does not obey inverse square law, inverse square law and does not act along the line joining the two nucleons, along the line joining the two nucleons, along the line joining the two nucleons। बोलो बेटा समझ में आया? यहां पर सुनिएगा बिल्कुल आराम से, देखिए
सुनिए सुनिए, अच्छा देखो ये देखो बेटा, ये थ्योरेटिकल सवाल आएगा, जब आएगा तब आपको इस पॉइंट का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। हाँ सर ने पढ़ाया था सर ने। अब सुनिएगा ध्यान से, बिल्कुल आराम से सुनना। यहाँ पर बेटा जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, दो न्यूक्लियॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स दोनों न्यूक्लियॉन की स्पिनिंग पर डिपेंड करता है। बेसिकली क्या इमेजिन किया गया, ये सुनना, ये इमेजिन किया गया कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन रेस्ट में नहीं है, वो न्यूक्लियॉन्स भी अपने सर्टेन ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। जैसे न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन सर्टेन ऑर्बिट्स में घूमता है, लाइक न्यूक्लियॉन्स भी अंदर सर्टेन ऑर्बिट्स में घूमते हैं, ऐसा कहा गया। और वो जो घूमते हैं उसमें स्पिनिंग मोशन भी होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन में स्पिनिंग मोशन होता है। अर्थ सन के चारों ओर घूम रहा है, तो एक तो रिवॉल्यूशन होता है और एक रोटेशन होता है। उस रोटेशन को यहाँ स्पिनिंग बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, दो न्यूक्लियॉन का स्पिनिंग मोशन होता है। तो स्पिनिंग मोशन की वजह से देखिए, मतलब कितना गहन अध्ययन किया गया होगा। ये कंक्लूजन तक कैसे पहुंचे हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन ये पहुंच करके जो रिजल्ट आया वो हमें पढ़ना है कि दो न्यूक्लियॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स स्पिनिंग मोशन पर भी डिपेंड कर रहा हो कि डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग मोशन किधर है। अगर सेम डायरेक्शन में स्पिनिंग हो रहे हैं तो न्यूक्लियर फोर्स विल बी स्ट्रॉन्गर, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में, इस एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो वहां पर न्यूक्लियर फोर्स विल बी लेसर। यानी बेटा स्पिनिंग मोशन अगर सेम डायरेक्शन में है तो स्ट्रॉन्ग बोलना है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वीक बोलना है। आ रहा समझ में? लिखिएगा अगला पॉइंट, लिखिएगा इफ टू न्यूक्लियॉन्स स्पिनिंग इन सेम डायरेक्शन, if two nucleons spinning in same direction, then nuclear force will be stronger. Then nuclear force will be stronger. Whereas if spinning in opposite direction, then nuclear force will be less stronger. Then nuclear force will be less stronger. हाँ बोलो बोलो। वो होता होगा बेटा, मैंने क्या बताया, इतना हमें नहीं पता है, लेकिन हम बोलते हैं सर्टेन ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स घूम रहे हैं, उसी घूमने घूमने में कभी पास आते करीब आते, तो वी से दैट इंटरेक्शन जिसकी वजह से मेजॉन्स बनते हैं, वो सब बहुत कुछ चीज़ें हैं हमें पता ही नहीं है अभी। देखो स्ट्रिंग थ्योरी अभी बता रहा है कि कुछ साल पहले 10-20 साल पहले आया होगा, एनसीईआरटी में ऐड नहीं हुआ, हमारे सिलेबस में भी ऐड नहीं हुआ। हम तो वो पढ़ रहे हैं जो 60-70 साल 100 साल पुरानी बातें चल रही, वही पढ़ रहे हैं अभी तक। कहते मॉडर्न है लेकिन है कम वक्त एंशिएंट। देखिएगा ध्यान से, अब जो मैं बोल रहा बेटा ध्यान से सुनिएगा, मुंडी ऊपर करके। अच्छा एक बात बताओ, 4 लोग इधर जाना ना, 4 लोग, नमन तुम और 2 लोग इधर आना प्लीज़, आना, एक काम है ज़रा सा। अरे आओ तो सही। अब एक काम करो, ऐसे हाथ पकड़ के खड़े हो जाना, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हो जाओ। नहीं 4 लोग, अरे आना भाई। अरे वो कैसे, आ जाओ तुम दोनों आ जाओ, हाँ आ जाओ। अरे शांत प्लीज़, जरा हाथ ऐसे पकड़ के, हाँ करी अब बिल्कुल सही बिल्कुल सही, यही मैं चाह रहा था। अच्छा ये ऐसे हैं। अच्छा बेटा ये इनके हाथ जुड़े मतलब न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, वो न्यूक्लियर फोर्स है, ये न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है भाई। क्या नमन इससे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या ये इससे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है? इससे कौन इंटरेक्ट कर रहा है? ये कर रहा है, ये, क्योंकि इसका और इसका रेंज न्यूक्लियर रेंज में होगा, न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है इसलिए इंटरेक्ट कर रहा है। अब एक बात सोचो बेटा, ऐसे करके पूरा स्ट्रक्चर बहुत दूर तक फैला हुआ है। अब सोचो मेरे को इस बच्चे को बाहर निकालना है, खींचना है इसको। अब मुझे खींचना है इसको, तो जब मैं इसको खींचूंगा ताकि ये स्ट्रक्चर में से बाहर निकल के आए, अब इसको मैंने खींचा
और इसको खींच करके बाहर निकालने में मुझे एनर्जी 10 जूल खर्च करनी पड़ी, 10 जूल खर्च करना पड़ा, और ये यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है, अब अगर अच्छा ये सीरीज कंटिन्यू है, इस तरह का बॉन्डिंग आगे भी है, तो नमन को खींचने के लिए भी तो मुझे इतना ही एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? मतलब क्या हुआ, ये जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि न्यूक्लियर फोर्स सैचुरेट हो चुका है। न्यूक्लियर फोर्स सैचुरेट हो गया भाई, यूनिफॉर्म हो गया, बिल्कुल सही बात है, यूनिफॉर्म हो गया। मतलब अब इसको खींचने के लिए चारों तरफ जिस तरह का सराउंडिंग है, इसको खींचने के लिए भी चारों तरह का उसी प्रकार का सराउंडिंग है, इसको खींचने के लिए भी चारों तरफ उसी तरह का सराउंडिंग है, और हमें खींचने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। यानी न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रांग फोर्स होता जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि सबसे इंटरेक्ट कर सके, है ना। एक रेंज तक के रेंज के बाद लगता ही नहीं है। इसलिए ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है, और मुझे इसमें से किसी भी एक न्यूक्लियॉन को खींचने के लिए सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। बोलो क्लियर? बैठ जाओ बेटा, थैंक यू। अब सुनिए बेटा, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान सुनिए। ये काम की बात थी, ये काम की बात थी। अच्छा एक बात समझो, एक जाल हम देखते हैं, ये जाल ऐसे, ये कॉर्नर ऐसे होता है, बहुत सारे ऐसे जुड़े रहते हैं ना, फिर ऐसे कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यू रहता है ना, ऐसे कंटिन्यू रहता है, ऐसे करके ये इधर कंटिन्यू रहता है, ऐसे करके ये पूरा जाल कंटिन्यू रहता है। मुझे इसको खींच करके बाहर निकालने में जितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, इसको भी खींच कर बाहर निकालने में उतनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। या जाल में कहीं भी ऐसा पॉइंट खींच के बाहर निकालने में सेम एनर्जी, लाइक दिस। बहुत आराम से सुनना, बहुत आराम से सुनना कि न्यूक्लियस के अंदर जब तक न्यूक्लियस छोटा है, तो जब ये न्यूक्लियस छोटा है तो ये न्यूक्लियॉन्स ऐसे हैं, पता चला इस न्यूक्लियॉन का रेंज तो यहां तक था, लेकिन न्यूक्लियस का साइज ही इतनी दूर तक है। तो ये न्यूक्लियॉन एवरी न्यूक्लियॉन से इंटरैक्ट करेगा, एवरी न्यूक्लियॉन से इंटरैक्ट करेगा, ये न्यूक्लियॉन भी सभी न्यूक्लियॉन से इंटरैक्ट करेगा। ठीक है भाई। अब मान लो न्यूक्लियस का साइज बढ़ गया, तो न्यूक्लियस का साइज बढ़ गया, अब इसमें न्यूक्लियॉन और आ गए, ये आ गए, तो ये न्यूक्लियॉन पूरा यहां तक का रेंज है, इसमें न्यूक्लियॉन लाते जाओ, ये सब पे फोर्स लगाएगा, सब पे खींचेगा। तो स्टार्टिंग में जब न्यूक्लियस हैवी होता जाता है, मतलब लाइट से हैवी होता जाता है बेटा, तब तक तो पहले बहुत छोटा है, तो खींचने में एनर्जी कैलकुलेट कर रहे यार अच्छा खासा खर्च लगाना पड़ा, फिर बढ़ गया तो पता चला और ज़्यादा खींच करके लाना पड़ा। क्यों? क्योंकि सोचो ना, इस न्यूक्लियॉन को खींचना है, तो अभी 1 2 3 4 5 6 7 लोग इसको पढ़ के खींच रहे थे, अब ये भी खींच रहा है, ये सब मिलकर खींचने लगा, क्योंकि रेंज के अंदर है। तो इस पे क्या नंबर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस ज़्यादा लग रहे हैं, इसको खींचने के लिए आपको ताकत लगाना पड़ जाएगा। लेकिन जैसी रेंज से बड़ा हो गया, यानी शुरुआत में जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता जाता है, तो हमें खींच करके निकालने में एनर्जी जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाता है ना। लेकिन जैसी रेंज पार किया, फिर सैचुरेशन लेवल आ जाता है, फिर सैचुरेशन लेवल आ जाता है, फिर उसमें ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होते, बंद हो जाते वेरिएशंस। यानी देखिए बेटा, दरअसल क्या होता है, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी, बस अभी यहाँ न्यूक्लियर फोर्स का थोड़ा सा बात बताना था कि देखिए, मान लीजिए एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट 1 न्यूक्लियॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट, और यहाँ पे मास नंबर कम है तो एनर्जी कम चाहिए, थोड़ा मास नंबर ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, थोड़ा मास नंबर और ज़्यादा हो, एनर्जी ज़्यादा हो गया। एक लिमिट तक ही तो होगा, एक रेंज तक ही होगा, उसके बाद फिर मास नंबर बढ़ाई तो एनर्जी ज़्यादा नहीं चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा समझ? उसके बाद आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि रेंज अब बड़ा हो गया, मतलब ये न्यूक्लियस बड़ा हो गया, अब हर न्यूक्लियॉन सबसे नहीं इंटरेक्ट कर पाएगा, इसको बोलते हैं सैचुरेट हो गया। इसको क्या बोलते हैं? क्यों हुआ सैचुरेट? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज है। नहीं आया समझ में? न्यूक्लियर फोर्स अगर बड़ा रेंज का होता तो जितना न्यूक्लियॉन बढ़ते उतना ज़्यादा एनर्जी बढ़ती चली जाती, लेकिन ये पाया गया ऐसा नहीं होता है। न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज का फोर्स है, उसके बाद हमें न्यूक्लियस स्ट्रक्चर में सैचुरेशन मिलेगा, एकदम सैचुरेट, यूनिफॉर्मिटी मिलेगी, फिर खींचने के लिए आपको एनर्जी बढ़ाना नहीं पड़ेगा, सेम अमाउंट से ही बार बार काम होता जाएगा। न्यूक्लियस जितना हैवी होता जाए, जितना हैवी होता जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो क्लियर? तो लिखेगा बेटा, अगला पॉइंट लिखेगा,
as the nuclear force is a short range force, as the nuclear force is a short range force, the saturation found in the heavy nuclei, the saturation found in the heavy nuclei, that is approximately same amount of energy, that is approximately same amount of energy required, approximately same amount of energy required to eject a nucleon. बताओ बेटा ये सैचुरेशन किस में पाया जाएगा, हल्के में या भारी वाले न्यूक्लियस में? भारी वाले में। जितने भारी होंगे वो सब एक जैसे होंगे, सबका न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जैसा होगा, खींचने के लिए आपको लगभग एक ही जैसा एनर्जी चाहिए होगा। नहीं आया समझ में? ये किसकी वजह से हुआ? ये न्यूक्लियर फोर्स के शॉर्ट रेंज की वजह से। अगर ये शॉर्ट रेंज नहीं होता तो रायता फैल जाता, अलग होता मामला। कितनी गजब की पॉइंट ढूंढी गई, कितनी गजब की बात निकाल के सामने लाई गई, कितना काम किया होगा। हम सोचो किसी चीज़ को 2 मिनट में सीख गए, इसके पीछे न जाने 20 साल 30 साल का टाइम लगा होगा, तब जाके यहाँ तक कंक्लूजन निकाला होगा। लेकिन खैर मज़ेदार कंक्लूजन है कि छोटे छोटे न्यूक्लियाई के लिए डिफरेंट होगा। अभी मैंने सोडियम देखा था, उसको एक न्यूक्लियन खींचने के लिए ना हमें इतनी एनर्जी कर देगा। फिर मैंने देखा मैग्नीशियम, उसके न्यूक्लियन खींचने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा। मान लो लेटर सोडियम का एटॉमिक मास नंबर कम होता है कि मैग्नीशियम का? मैग्नीशियम में ज़्यादा, तो मैग्नीशियम में ज़्यादा चाहिए। अरे वाह यार, मैग्नीशियम में ज़्यादा चाहिए। नहीं आया समझ में? और ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते एक लिमिट आ गई, उसको बोलते हैं आयरन। आयरन तक तो सब बढ़ता है, आयरन तक सब होता है। आयरन जैसी पहुंचा, आयरन होता है 56 के बाद फिर हो जाए न्यूक्लियर सेचुरेशन। 56 के बाद 60 करोगे तो सेम, 70 करोगे तो सेम, 292 करो सेम, अप्रोक्सीमेटली सेम। दिस इज द न्यूक्लियर सैचुरेशन कैरेक्टर। बोलो आया? वेरी गुड। लिखेगा हेडलाइन, मास डिफेक्ट। ना 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 बिल्कुल नहीं, डोंट वरी, मैं कराऊंगा, एकदम दिल पे मत ले लेना। मास डिफेक्ट, जोर से बोलो बच्चों, मास डिफेक्ट। आराम से आराम से आराम से प्यार से सुनो। मास डिफेक्ट क्या चीज़ है, सुनना बच्चों। देखो बेटा, मास डिफेक्ट क्या है, आराम से मेरी बात समझना। मैकेनिक्स कहता है कि एक बॉक्स है, मान लो ये बॉक्स हल्का है, कोई मास नहीं है। अब इसमें 2 ब्लॉक है, 5 kg का और दूसरा मान लीजिए 10 kg का। बताओ इस सिस्टम का मास कितना होगा? 5 + 10 15 kg का मास होगा ना? अब सुनना ध्यान से, जैसे मैं समझा रहा हूं आराम से समझना। न्यूक्लियस को तुम थोड़ी देर के लिए मान लेना, ऐसा सच्चाई नहीं है, केवल एक इमेजिनेशन करा रहा हूं जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। समझना छीला हुआ अनार, न्यूक्लियस को समझना छीला हुआ अनार। ऊपर से छिलका उतार दो, लाल लाल दाने होते हैं, सब चिपके हुए आपस में, ठीक है? ऐसे समझना, छिला हुआ अनार। अब उसमें जो है ये ऐसे है, अनार के दाने सब चिपके हुए आपस में, बड़ा क्लोजली पैक्ड होता है ना। अब मैं बोलूँ एक अनार के दाने का मास 1.67 × 10⁻27 kg है, और मैं बोलूँ इस न्यूक्लियस का मास नंबर है लेट अस सपोज 50। लेट अस सपोज, आराम से सुनना। अब इसका मास नंबर 50, यानी 50 अनार के दाने। अनार समझ रहे हो ना? हाँ, छिलका उतार दो तो लाल लाल होता है ना, वो एकदम क्लोजली पैक्ड होता है, उसको ऐसे खींचना पड़ता है, अलग होता है। अरे बोलो ना। अच्छा ठीक, वैसे अनार के दाने चिपके हुए हैं, ठीक। अगर मैं बोलूँ बेटा इस न्यूक्लियस का मास बताओ, तो आप क्या बोलोगे? सर मास, सभी का मास जोड़ दो, 50 × 1.67 × 10⁻27, आंसर आ जाएगा। पता चला रियलिटी में जब इसको कैलकुलेट किया गया तो पता चला देयर इज सम डिफरेंस, कुछ अलग आया, कुछ
मान लो एज फॉर एग्जाम्पल इसको सॉल्व करने पर हमें आता, मान लो 200, लेट अस सपोज, अब दिल पे मत ले लेना, मान लो 200 आता इंटू 10⁻⁻27। आप बोलते सर इतना होना चाहिए, मैकेनिक्स कहता है इतना होना चाहिए, लेकिन जब कैलकुलेट किया गया तो पता चला ये जितना होना चाहिए हमारा मैकेनिक्स के अनुसार, पता चला उससे थोड़ा छोटा आ रहा है, कम आता है, ज़्यादा नहीं आता है, कम आता है। तो सबने बोला अरे यार हो सकता है वो एरर इन मेजरमेंट होता है कि नहीं होता है, एरर वेरर रहा होगा इसलिए ऐसा हो रहा है। जिसने भी पहली बार किया होगा बोला यार एरर, अच्छा ठीक है। फिर इसने कैलकुलेशन दोबारा करा, फिर दूसरे न्यूक्लियस पे करा, तीसरे न्यूक्लियस पे, बार बार रीडिंग हमेशा जो मैकेनिक्स के अनुसार मास आनी चाहिए उससे हमेशा कम आ रही थी, हल्की सी कम आ रही थी, बहुत कम थी, बहुत कम देख के लगता था एरर इन मेजरमेंट। लेकिन जब बार बार यही चीज़ रिपीट होने लगी, बोला नहीं यार एरर तो पॉजिटिव भी होता है तो नेगेटिव भी होता है, अगर कैलकुलेशन एरर इन मेजरमेंट होता तो वो ज़्यादा भी तो आ सकता था, हमेशा कम ही कम आ रहा है, कोई ना कोई बात तो दूसरी है। फिर सही से एनालिसिस करके फाइंड किया गया कि यस दिस इज नॉट द एरर इन मेजरमेंट, एक्चुअली दिस इज द डिफेक्ट इन मास। इसमें बताया गया कि व्हेन न्यूक्लियन, सपोज दैट ये न्यूक्लियस बन रहा है कैसे, सपोज दैट ये न्यूक्लियस में जो अनार के दाने सोचो बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, अब सोचो जब ये पास आते हैं और 50 अनार के दाने मिल करके एक न्यूक्लियस बनाते हैं क्लोजली पैक्ड, तो एनर्जी निकलती है, जब भी आकर के जुड़ेंगे फटाक से एनर्जी निकलेगी। वो एनर्जी आई कहां से, वो एनर्जी दरअसल आई कि मास में जो लॉस हुआ, जितना लॉस हुआ वो एनर्जी के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। एनर्जी मास रिलेशन आइंस्टाइन की थ्योरी E बराबर mc² से, वो मास में जितना डिफेक्ट हुआ, जितना कमी आई, लॉस हुआ, वो सब एनर्जी के रूप में चला गया और वो बाहर निकल गया। और जितनी एनर्जी निकली दैट इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। ये बाइंडिंग एनर्जी भाई, क्लोजली पैक्ड बाइंडिंग एनर्जी। अगर तुम्हें इन्हें छुड़ाना है तो तुम्हें इतनी एनर्जी सप्लाई देनी चाहिए, अगर तुम इतनी दे दोगे तो सब दूर दूर चले जाएंगे। फील हुआ? आया? तो क्या मास डिफेक्ट इज द रियल डिफेक्ट? तो यस, नॉट द एरर, इट इज द रियल डिफेक्ट। जब ये दूर दूर होते हैं तो इनके मास 1.67 × 10⁻⁻27 है, लेकिन जब पास आकर के न्यूक्लियस बनाते हैं तो ऑलवेज मास कम आएगा। और क्यों कम आएगा? क्योंकि अगर कम होगा तभी तो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। क्लोजली पैक्ड है भाई, बॉन्डिंग बनेगी, न्यूक्लियर फोर्सेज एक्ट करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी होगी। नहीं आया समझ में? एक न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए गजब अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, गजब। एक ज़रा सा ओटो हान, एक साइंटिस्ट, जापानी साइंटिस्ट, जापानियों ने बहुत काम किया इसमें, धुआं कर दिया, बिल्कुल जापानियों ने धुआं कर दिया, लेकिन उनका बाद में धुआं हो गया। जब आइंस्टाइन की थ्योरी के अनुसार जब न्यूक्लियर वेपन बना लिए गए और जापान पे ही गिराए गए थे, हिरोशिमा नागासाकी पे, तो जिसने खूब काम किया, इसने खूब काम किया भाई। ओटो हान साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बनाया न्यूक्लियर फिजन की खोज करी। उन्हें पता ही नहीं था कि हम क्या दे दिए दुनिया को, आगे के साइंटिस्ट ने बॉम्ब बना दिया। ओटो हान ने बताया फिजन, उसको पता ही नहीं था कि हम अपने ही देश के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। वो बनाया और जर्मनी में बैठा आइंस्टाइन ने अपना रिलेटिविटी में E बराबर mc² वगैरह सब बता दिया। बाद में सभी साइंटिस्ट ने सब मिलकर जोड़ दिया, बोले लाओ हम वेपन बनाएंगे इसका। एक रिएक्टर बना और एक वेपन बना। रिएक्टर काम की चीज़ है, जो मानव जाति के लिए बहुत काम की चीज़ है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे कि बहुत कम लागत में बहुत बड़े मास को एनर्जी सप्लाई दे सकते हैं और अच्छी खासी एनर्जी। एक न्यूक्लियर रिएक्टर बना और एक न्यूक्लियर वेपन बना। और न्यूक्लियर वेपन में वही होता है, फ्यूजन होता है, और एक यूरेनियम का न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है, और जैसे ही तोड़ते हैं ना 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। 200 एक न्यूक्लियस के टूटने से। और इतना सा अगर हो गया ना तो समझ जाओ अरबों खरबों न्यूक्लियस आ गया इसके अंदर। और इतने में बहुत सारा अरबों खरबों हो गया। अगर वो सारे के सारे अगर हमने फोड़ दिए ना, इतना ही पूरा तबाही मचा देगा पूरे धरती पर, क्या पूरे यूनिवर्स में तबाही मचा देगा। केवल इतना ही न्यूक्लियस यूरेनियम, इतना सैंपल ही, इतना ही सैंपल तबाही मचा के रख देगा। यही सैंपल हिरोशिमा नागासाकी पर तबाही मचा के रख दिया। और पीढ़ियाँ से पीढ़ियाँ सब लंगड़ी लूली पैदा होती है। हर तक लंगड़ी लूली पैदा होती है भाई।
कहने को इंसान है लेकिन देखने में इंसान नहीं लगेंगे, अजीबोगरीब पैदा होते हैं। और ये जानते हो, ये टूटते हैं ना यूरेनियम, तो टूट के जो नया एलिमेंट बनता है ना, वो कम वक्त कभी नहीं टूटता, मतलब कभी नहीं वो बंद खत्म नहीं होता है, वो रह जाता है कम वक्त। मतलब ऐसा ये भयानक, उसको कहते हैं ना कि भयानक चीज़ है कि इसका गलती नहीं होना चाहिए, गलती हुआ तो राता फैल जाता है। यूक्रेन में एक बार विस्फोट हुआ था, न्यूक्लियर विस्फोट, उस एरिया को ही पूरा कवर कर दिया गया, वहाँ जाना मना है। चेर्नोबिल, हाँ, यस, और उसको उधर जाना मना है, उधर मना कर दिया लोगों को ना, उधर नहीं जाना, रेडिएशन है, और रेडिएशन कभी ख़त्म ही नहीं होता कम वक्त, वो रेडिएशन रहेगा, और जब तक धरती है तब तक रहेगा वो रेडिएशन, इतना अभिशाप है ये चीज़। खैर, तो यहाँ पर बेटा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मास डिफेक्ट आपको समझ में आया। अब आपसे पूछेगा व्हाट इज़ मास डिफेक्ट, तो हम बोलेंगे लिखिए, मास डिफेक्ट लिखिए। ए शांत, अरे, द डिफरेंस इन मास ऑफ, the difference in total mass of nucleons and total mass of nucleons and nucleons NU होगा ना, ऐसे ही होगा ना बेटा? हाँ, the difference in total mass of nucleons and nuclear mass is said to be mass defect। बोलो क्लियर, मास डिफेक्ट किसे बोलते हैं? वेरी इजी। अब सुनना बेटा, बिल्कुल आराम से सुनना, अब आगे आगे खतरा बढ़ता जाएगा, गड़बड़ करोगे तो विस्फोट होगा। हम पहले बता रहे हैं, बहुत गजब एनर्जी निकलेगी, रेडिएशन बहुत खतरनाक निकलता है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, हम लोग गलती नहीं करेंगे। और मास डिफेक्ट को डेल्टा एम से दिखा दे रहे हैं। एक मिनट रुको, अरे रुको, मान लो लेट अ न्यूक्लियस, मान लो बेटा एक न्यूक्लियस है XZA। व्हाट इज Z? एटॉमिक नंबर का मतलब यहाँ पर ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? एटम का, ये न्यूक्लियस का है, एटम का न्यूक्लियस है। अच्छा, अगर मैं सोडियम 1123 लिखूं तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? ये किसका है बेटा? ये न्यूक्लियस का है। 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ये न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन है। अगर सोडियम में से इलेक्ट्रॉन एक निकल जाएगा तो क्या ये रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे? क्या यहाँ पर 10 देंगे? कभी नहीं देंगे। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो क्या रिप्रेजेंटेशन 10 देंगे? कभी नहीं देते हैं, हमेशा 11 ही देंगे। 11 होगा सर। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस, नॉट एटम। तो देखिए Z इज व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन। इधर देखो, Z इज व्हाट और A इज व्हाट। अगर मुझे मास डिफेक्ट कहेगा कैलकुलेट करने, तो पता है कैसे करेंगे? अरे सुनो, एक प्रोटॉन का मास Mp, तो Z प्रोटॉन का मास, पहले प्रोटॉन का मास निकाल लिया, फिर न्यूट्रॉन। अच्छा बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? A - Z होगा। तो एक न्यूट्रॉन का मास Mn, तो A - Z न्यूट्रॉन का मास। ये आ गया क्या? मैंने पहले न्यूक्लियस का टोटल मास लिख लिया, अब इसमें न्यूक्लियर मास घटा देंगे, मास ऑफ न्यूक्लियस, तो वी हैव द मास डिफेक्ट। टाइम हो गया क्या? ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।